महाचंद्र की रूप शक्ति। ऐसा माना जाता है जब मानव वंश के लोगों को बनाया गया तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का इस्तेमाल किया गया था, और जब रूपांतरी के लोगों को बनाया गया तब सुनसान गलियों के बीच रात के वक्त अचानक से 8 खोपड़ियां उड़ती हुई जमीन के नीचे घुसती हैं। धरा के जमीन के नीचे किसी की आंख खुली। कहते हैं इस हमले के बाद भी तुम उनके साथ हो? तुम्हें आज ही उन्हें जगाना होगा। मिस्टर बीस्ट एंड द 8 स्कल्स, एपिसोड 1, प्रलय, चैप्टर 1, अंतिम समर। 2000 साल ईसा से पहले 0025 कुलधरा की जमीन, धरती के 2 सबसे शक्तिशाली समुदाय, मानव वंश और रूपांतरी कुल, जिन्हें आज हम शेप शिफ्टर्स के नाम से जानते हैं। दोनों समुदाय एक समझौते के साथ आराम और शांति से इस धरती पर अपने जीवन चक्र को पूरा कर रहे थे। इस समझौते का नाम था द ऑर्डर ऑफ बैलेंस, जो शांति और एकता का प्रतीक था। 8 गिरोह थे, मानव वंश और रूपांतरी कुल के 8 स्तंभ। उनमें से एक दूसरा और अलग मानव गिरोह था, 9वां गिरोह, द्रविनार वंश। ये गिरोह रूपांतरी कुल के लोगों से सख्त नफरत करते थे। इन्हें अकेले राजगद्दी में राज करना था, 8 पवित्र शक्तियों को अकेले पाना था, स्कल्स ऑफ पावर को हासिल करना था। पर वो मजबूर थे, उनकी आबादी कम थी। देखते ही देखते द्रविनार वंश चिंगारी सीने में लिए अपने 2 साल बिता देते हैं। 2 साल के बाद एक भविष्यवाणी की बात होती है। आसमान से लोग आएंगे, मानव और रूपांतरी रक्त बहाएंगे, 8 शक्तियों को छीनकर धरती पर अपना कब्जा फैलाएंगे। ये वो समय था जब भविष्यवाणी पर विश्वास रखा जाता था। मानव वंश और रूपांतरी कुल के राजाओं का बैठक बैठता है, घंटों तक चर्चा चलती है। उसी वक्त आसमान में एक चमक उठी। रक्तलोक नामक एक अन्य ग्रह के शत्रु, जिन्हें वाणी पुत्र कहा जाता था, उन्होंने धरती पर आक्रमण कर दिया। उनका लक्ष्य था 8 खोपड़ियों की शक्ति को हथियाना। स्कल्स ऑफ पावर जो अमर होने की शक्ति देते थे, बेशुमार ताकत देते थे, वाणी पुत्र उन्हें हासिल करना चाहते थे। मानव और रूपांतरी लोगों पर आसमान के ऊपर से एक बाण गिरता है और जोर से धमाका होता है। 2025 कुलधरा गांव। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे हैं कुलधरा की जमीन पर। वो ये राज समझना चाहते हैं, आखिर इस गांव में हुआ क्या, सारे लोग कहाँ गए, उनके जाने का कारण क्या था। शाम का वक्त था। कुछ वर्कर्स ने देखा दूर से काफी तेज तूफान उनकी तरफ आ रही है। सारे लोग भागने लगे, अपने अपने टेंट में जाने लगे। तूफान के धूल में कुलधरा छिप चुका था। 8 खोपड़ियां तूफान के अंदर से निकलती है। धूल इतना तेज था कि रोशनी छिप गई, काला अंधेरा छा गया। सारे लोग अपने अपने टेंट में एक दूसरे को जकड़ कर बैठे हुए थे। उड़ती हुई 8 खोपड़ियां किसी को ढूंढ रही थी। 0025 ईसा से पहले कुलधरा की जमीन। सारे राजा जो भी बैठक में बैठे थे, छुपकर एक सुरंग में जाते हैं। सुरंग से बाहर निकलते हैं। राजा वलशेर जो गिरोह के सरदार थे, उन्होंने बीस्ट को जोर से आवाज लगाई। बीस्ट जो बलशाली, 10 रूपों का सरदार और दिमाग से अव्वल, रगनार मानव वंश के राजा वलशेर का एक श्रेष्ठ सेनापति था। महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। महायुद्ध के मैदान में मानव और रूपांतरी के योद्धा मिलकर वाणी पुत्र का सामना कर रहे थे। हर जगह लाशों के ढेर, आग का धुआं और युद्ध का शोर था। रूपांतरी कुल के लोग अपना रूप बदलकर आसमानी दुश्मनों से सामना कर रहे थे। मानव वंश अपने बल की शक्तियों का प्रदर्शन दे रहे थे। मिस्टर बीस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रगनार के राजा वलशेर युद्ध भूमि में चारों तरफ बीस्ट को ढूंढ रहे थे। तभी 2 घोड़े तोड़ते हुए उनके पास आते हैं। 2 गिरोह के सरदार उन पर बैठे थे। आर्यवंश के श्रवील, जो सिर्फ रूपांतरी कुल के लोगों का ही गिरोह था, और दूसरे घोड़े में
समनार गिरोह के सरदार शमनीर बैठे थे। शमनीर वलशीर से कहते हैं, एक दुख की बात है महाराज। एरिंडोर द्रविनार वंश के राजा, वो इस युद्ध भूमि से भाग बैठे। ये तो होना ही था। अब क्या होगा? बीस्ट कहाँ है? वलशीर जोर से चीखते हैं। बीस्ट! बीस्ट का कोई अता पता नहीं। वलशीर और आर्यवश एक साथ लड़ रहे थे दुश्मनों से। वाणीपुत्र बड़ी आसानी से धरती के योद्धाओं पर मात दे रहा था। वलशीर कहते हैं, वाणीपुत्र हमें इतनी आसानी से मात कैसे दे रहे हैं? क्या हमारे रणनीति का राज उन तक पहुंच गया है? शवील जवाब देते हुए कहते हैं, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है वलशीर। मुझे लगता है ये तुम्हारे मानव वंश के अंदर का कोई सांप है। अपने योद्धाओं पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी सेना संभालने की कोशिश करो शवील। ये युद्ध एकता का मांग करता है। पर वलशीर और शवील ये नहीं जानते थे कि उनके पीछे एक और योजना रची जा रही थी। मानव वंश का एक ही घराना था जो इस युद्ध में अपनी चतुराई से फायदा उठा रहा था। द्रविनार वंश। 2025 कुलधरा, रात का समय। धूल में लिपटे 8 खोपड़ियां किसी को ढूंढ रही है। किसी की आहट उनके कानों तक जा रही है। धूल के 8 खोपड़ियां परेशान दिख रहे थे। तूफान तेज हो जाती है। सारे आर्कियोलॉजिस्ट डर के मारे बाहर निकलते हैं। उनके सामने धूल में लिपटे 8 खोपड़ियों का भयंकर रूप दिखता है। वो 8 खोपड़ियां सारे आर्कियोलॉजिस्ट को अपने अंदर समा लेता है। कुलधरा फिर से सुनसान हो जाता है। 0025 ईसा से पहले कुलधरा की जमीन। द्रविनार महल में एक गुप्त सभा चल रही थी। युद्धभूमि से दूर षड्यंत्र रचा जा रहा था। द्रविनार वंश के राजा रेंडोर द्रविनार अपने सेनापति के साथ एक गुप्त सभा में थे। सभी के चेहरे पर एक गुप्त योजना का रंग था। रेंडोर कहता है, हमारा समय आ चुका है। वेलशार और शवील युद्ध लड़ते रहेंगे और हम वाणीपुत्र का साथ देकर खोपड़ियों तक पहुंच जाएंगे। जब ये युद्ध खत्म होगा तो धरती पर सिर्फ द्रविनार वंश राज करेगा। सेनापति केलमार जवाब देता है, पर महाराज, वाणीपुत्र पर भरोसा करना समझदारी नहीं। अगर उन्हें खोपड़ियों की शक्ति मिल गई तो वो हम पर भी हमला कर सकते हैं। केलमार, हम चतुराई से चलेंगे। जब तक वो खोपड़ियों का हिस्सा पाएंगे, हम अपनी शक्तियों से उन्हें मिटा देंगे। युद्धभूमि में एक नया मोड़ आया। युद्ध के बीच एरेंडोर द्रविनार और वाणीपुत्र के नेता और राजा कावरक एक गुप्त जगह पर मिलते हैं। लेकिन यहां भी धोखा छिपा था। एरेंडोर कावरक से कहता है, कावरक, युद्ध के बाद 8 खोपड़ियों की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन असली शक्ति सिर्फ द्रविनार वंश के पास ही रहेगा। तुम्हारा और मेरा समझौता अब शुरू होता है। कावरक जवाब देते हुए कहता है, हाँ द्रविनार, समझौता तो होगा, पर तुम्हारे बिना। क्या मतलब है तुम्हारा? वाणीपुत्र किसी द्रविनार के मूर्ख विचारों पर भरोसा नहीं करते। तुम बस एक राख के ढेर बनोगे। तुमने हमारी मदद की, उनकी रणनीति का राज बताया। तुम्हें मैं जिंदा छोड़ता हूं, मगर तुम्हारे सारे सिपाही मरेंगे। तुम अकेले बचोगे ताकि तुम अपने पैरों पर उठ खड़े ना हो सको। मूर्ख। एरेंडोर द्रविनार को धोखा मिला। उसका विश्वासघात अब उसके खुद के विनाश का कारण बन चुका था। दूसरी तरफ युद्ध भूमि में खेल पलटने लगा। वाणीपुत्र की सेना कम होते जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कम कैसे थे। रगनार वलशीर आर्यवश शवील से कहते हैं, वो कम हो रहे हैं, मगर कैसे? ये अब सिर्फ युद्ध नहीं है,
यह हमारे इतिहास और हमारी पहचान को जिंदा रखने की लड़ाई है। 8 खोपड़ियों की शक्ति के बिना धरती का संतुलन टूट जाएगा। पर मैं शपथ लेता हूं, मैं मेरी अंत तक इनसे लड़ूंगा। बीस्ट कहाँ है? मुझे लगता है बीस्ट धमाके में नहीं, नीचे झुको श्रवील। एक तीर का जलता हुआ बाण श्रवील के चेहरे पर से गुजर गया। श्रवील चिल्लाते हुए दुश्मनों को मारने जाते हैं। उधर 2025 में रात के वक्त 8 खोपड़ियां उड़ती हुई जमीन को चीरते हुए अंदर घुसती हैं। किसी की आंख खुली। मिस्टर बीस्ट। दूसरी तरफ युद्ध भूमि में मिस्टर बीस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वाणिपुत्र अपना पूरा जोर लगा चुके थे, मगर उनके सेना कम होते जा रहे थे। वाणिपुत्र के सैनिक के सेनापति दौड़ते हुए वाणिपुत्र के राजा काबरक के पास तलवार लेकर जा रहा था। काबरक के पास पहुंचते ही एक ही पल में उसके सेनापति ने काबरक को धड़ से अलग कर दिया। धरती के सारे राजा दंग रह गए। चारों तरफ शांति छा गई। वाणिपुत्र के सेनापति का रूप बदलने लगा। वो कोई और नहीं, 10 रूपों का सरदार मिस्टर बीस्ट था। वाणिपुत्र का सेना डरकर भागने लगे। मिस्टर बीस्ट अपने तलवार जमीन पर पटककर उसकी सेना को खत्म कर देता है। धरती के सारे राजा और सेना खुशी से जय जयकार करने लगते हैं बीस्ट की। बीस्ट रगनार के राजा वलशेर को देखकर मुस्कुराता है। अगर बीस्ट इतना ही शक्तिशाली है तो वो 2025 में क्या कर रहा है? सैकड़ों सवाल हैं और सैकड़ों जवाब। इस रहस्य को जानने के लिए सुनते रहें मिस्टर बीस्ट का अगला अध्याय। चैप्टर 2, रेंडोर की कूटनीति। वाणिपुत्र के हार के बाद रगनार के राजा वलशेर ने एक जश्न की घोषणा की। सारे गिरोह को बुलाया गया। द्रविनार वंश भी आमंत्रित थे। सारे लोग जीत की खुशी में नाच रहे थे। मिस्टर बीस्ट को राजा वलशेर ने एकांत में बुलाया और उससे कहने लगे, कमाल कर दिया तुमने बीस्ट, क्या रणनीति थी। वाह, दुश्मन के गिरोह में घुस उसके ही सेनापति का रूप लेकर उनको हराना। वाह। खतरा अभी टला नहीं है महाराज। हम में से कोई गिरोह है जो हमें धोखा दे रहा है। इससे तो मैं भी चिंतित हूं। कौन हो सकते हैं? तुम्हें किसी पर शक है? फिलहाल नहीं, पर मैं ढूंढ लूंगा। जश्न का मजा लो बीस्ट, ये जश्न तुम्हारे नाम। सारे लोग मद्यपान में मगन थे, नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे। वलशेर अपने मद के गिलास को बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और द्रविनार के लोगों को देखते हुए कहते हैं, मैं कुछ ऐलान करना चाहता हूं। वाणिपुत्र के हार के बाद हमने ये सीखा कि एकता की क्या महत्व है। द्रविनार रेंडोर अपना सर नीचे करता है। वलशेर अपनी नजर घुमाते हुए बीस्ट को देखते हैं और कहते हैं, सूत्रों से खबर हुई, खतरा आगे भी आ सकता है। मैं चाहता हूं कि 8 खोपड़ियों की शक्ति फिर से बांटी जाए। उन शक्तियों को और भी ज्यादा सुरक्षित किया जाए। हम 9 गिरोह हैं और शक्तियां 8। एक गिरोह ऐसा है जो हमेशा इन शक्तियों से अलग रहे। 8 शक्तियों में से एक भी शक्ति उनके पास नहीं है। उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, युद्ध में हमेशा अव्वल रहे। मैं चाहता हूं सबसे शक्तिशाली शक्ति उनके पास जाए। उस गिरोह का नाम है आर्यवश। कुछ लोग खुशी से ताली बजाते हैं, कुछ लोग इस बात को सुनकर नाराज हो जाते हैं। वलशेर एक पत्र खोलते हैं और जिन्हें खोपड़ियों की शक्ति दी जाएगी उनका नाम पढ़ने लगते हैं। आर्यवश, रगनार, छिंदवार, कालमुख, वायुगति, नंदिखेत, भैर्यवंश और शमनार। द्रविनार वंश से ये शक्ति छीनी जाती है। उन्होंने युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। उनका कोई अधिकार नहीं बनता इन शक्तियों पर। कमजोर लोग शक्तियों के काबिल नहीं। खामोशी छा जाती है।
रिंडोर चुप्पी के साथ सब कुछ सह लेता है। उसे देखकर लग रहा था वो शर्मिंदा है, मगर असल में उसके अंदर की जलन की भावना और बढ़ चुकी थी। उसने तब ठान लिया था कि अब वो आर्यवश से सब कुछ छीन लेगा और धीरे धीरे दूसरे गिरोह को भी जीत लेगा। खूनी मन की भावना इसके अंदर उबल रही थी। वलशेर की बातों के बाद जश्न खत्म हुआ। रिंडोर ने वानीपुत्र के कुछ लोगों को कैद कर रखा था जो घायल थे, युद्ध के मैदान में पड़े थे। उन्हें उठाकर अपने राजमहल के काल कोठरी में रखा था। रिंडोर और बाकी बचे हुए वानीपुत्र के लोगों ने एक गोपनीय समझौता किया और आर्यवश के विरुद्ध एक सफेद झूठ का जाल बुना। रिंडोर उनसे कहता है कि आर्यवश और भी जितने मानव वंश के साथ रूपांतरी कुल के लोग हैं जो अपनी रूप बदलने की कला पर गर्व करते हैं, अब मानव वंश के असली दुश्मन बनेंगे। हम उन्हें बदनाम करेंगे, बाकी सब घरानों को उनके खिलाफ कर देंगे। पहले मानव वंश में मिले रूपांतरी मरेंगे, फिर आर्यवंश खत्म होगा। उसके बाद मैं अपनी चाल चलूंगा, अपमान का बदला लूंगा, 8 खोपड़ियों को छीनकर अकेला मानव राजा बनूंगा। द्रविनार को छोड़ सारे गिरोह मिट जाएंगे। कुलधरा 2025। मिस्टर बीस्ट अपने मकबरे को छाते हुए उठता है। वो चारों तरफ देखता है। उसके हाथों पर अजीब सी पट्टियां दिखती है। उसकी नजर पड़ते ही उसके सारे शरीर की पट्टियां जलकर धुएं में तब्दील हो जाती है। बीस्ट उठ खड़ा होता है। उसे खुद को देखने की चाह होती है। उसके अंदर से उसके रूह जैसी उसकी रूप बाहर निकलती है। वो खुद की छवि देख पा रहा था। उसका रूह का रूप शीशे की तरह काम कर रहा था। वो अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखता है। हड्डियां और सूखी मांसपेशियां दिख रही थी। वो अपना सांस रोकता है और अपना रूप बदलने लगता है। एक इंसानी रूप में मिस्टर बीस्ट जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ द्रविनार का राजा रिंडोर अपने सेनापति केलमार को अपने चाल के बारे में बताता है। केलमार अपने काम में लग जाता है। द्रविनार घराना का सेनापति केलमार ने रूपांतरी कुल के लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। वक्त गुजरती रही, रूपांतरी कुल के लोग कम होते गए। ऐसा कब तक चलेगा? शक की भावना सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी। द्रविनार के सेनापति ने एक वैद्य बुलवाया और एक ऐसी जड़ी की खोज की जिससे सिर्फ रूपांतरी लोग ही मर सकते हैं। एक झूठा महामारी फैला। आम रूपांतरी मारे जाने लगे। 2 महीने बीत गए। महामारी और बढ़ गई। बचाव के कारण सारे राजाओं ने निर्णय लिया, रूपांतरी के लोगों से दूर रहेंगे, खुद का बचाव कर उन्हें अकेला करेंगे। रूपांतरियों को अकेला कर दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया। रगनार के राजा वलशेर ने डरते हुए बीस्ट को अपने राजमहल में बुलवाया। हालत बहुत गंभीर है बीस्ट। हम चाहकर भी मदद नहीं भेज सकते। मैं कुछ बताना चाहता हूं पर तुम शायद। संकोच मत कीजिए महाराज, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। मानव वंश के सारे गिरोह हमें मरता देख छोड़ रहे हैं और आपकी भी यही इच्छा है। मैं यहां से भी चला जाता हूं। मैं आप लोगों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। बीस्ट बड़े निराशा के साथ महल से निकल जाता है। रूपांतरी कुल के लोग धीरे धीरे महामारी के चपेट में आने लगे। इसी बीच बीस्ट आर्यवश के राजा श्रवील से मिलने गया। श्रवील अपने महल में खड़े होकर रूपांतरी लोगों को मरता देख रहे थे। चारों तरफ आग जल रही थी। तकरीबन 4000 रूपांतरी हर रोज जलाया और दफनाया जाने लगा था। श्रवील बड़े उदास थे। बीस्ट उनके पास आता है। महाराज, बीस्ट, हमारे लोगों को ये क्या हो रहा है? हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें ये सजा भुगतनी पड़ रही है?
हजारों कोशिशों के बाद भी हम लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और कब तक हम अपना अंत देखेंगे? क्या हम शक्तियों का उपयोग करें? ये प्रकृति के खिलाफ है महाराज। सबने हमारा साथ छोड़ दिया, हमें अलग कर दिया। आप भी अगर टूट जाइएगा तो कैसे होगा? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। पहले हमारे लोगों का कत्ल हुआ और अब ये। मतलब? महाराज, मुझे लगता है ये किसी का चाल है। अगर तुम्हारे बातों पर जरा सा भी सच है तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम पता करो बीस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीस्ट वहां से चला जाता है, अपना रूप बदलता है। मानव रूप लेकर वो अपने शक का पर्दा साफ करना चाहता है। उसे खबर नहीं उसका शक सच है या फिर एक झूठी सोच। महामारी के बीच द्रविनार वंश का राजा रेंडोर अपने महल में उसके सेनापति किलमार से बात कर रहा है। अब वक्त है, युद्ध का आगाज करना होगा। मैंने तुम्हें जो कहा था वो तैयार है? जी महाराज। 2025 कुलधरा। जमीन से निकलने के बाद बीस्ट को धीरे धीरे सारी चीजें याद आ रही थी। बीस्ट अपने राह पर चलने लगा। कुछ दूर चलते ही 8 खोपड़ियों की तूफान उसके पीछे आती है। बीस्ट पीछे मुड़ता है। 2000 साल बीत गए बीस्ट। लक्ष्य याद है? क्या है मिस्टर बीस्ट का लक्ष्य? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? 2000 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका था। मिस्टर बीस्ट अब जग चुका था। चैप्टर 3 महाचंद्र की रूप शक्ति। ऐसा माना जाता है जब मानव वंश के लोगों को बनाया गया तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का इस्तेमाल किया गया था। और जब रूपांतरी के लोगों को बनाया गया तब अग्नि, रक्त, आकाश, वायु, जल और चंद्रमा की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। इसलिए उनके पास रूप बदलने की शक्ति है। महाचंद्र की रूप शक्ति आने ही वाली थी। ये एक प्रकार का ग्रहण है। जब ये ग्रहण लगता है तब रूपांतरी के मरे हुए लोग जीवित होते हैं चंद्रमा की छाया में, और जीवित रूपांतरी कमजोर। और इस महाचंद्र की रूप शक्ति का फायदा रेंडोर उठाने वाला था। किलमार भविष्यवाणी की किताब रेंडोर के सामने रखता है, कुछ पन्ने पलटता है और अपने राजा को एक झूठी भविष्यवाणी दिखाता है। रेंडोर उस किताब को हाथ में लेकर भविष्यवाणी पढ़ना शुरू करता है। महायुद्ध अगर जीत ली गई, उसके गद्दार भी मिलेंगे। प्रकृति उन पर महामारी लाएगी, उनके सारे लोग मरेंगे। उनके तरफ से युद्ध का ऐलान होगा, उनके जीत के चाह में हार होगा। वाह किलमार वाह, अब उनको खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर एक समस्या है, ये झूठी भविष्यवाणी दूसरे राजाओं की किताब में नहीं है। महाराज, सारी किताबें बिना भनक लगे बदल दी गई है। रेंडोर खुशी से झूमने लगता है और किलमार को गले लगाता है। मुझे तुम पर गर्व है किलमार। युद्ध के बाद आर्यवंश की सारी जमीन तुम्हारी। शुक्रिया महाराज। बीस्ट अपने जहनी ताकत से एक खेल रचा। वो सारी गिरोह के सेनापति का रूप लेकर पता लगाने लगा। उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। सिर्फ एक गिरोह बचा था, द्रविनार वंश। बीस्ट ने कई दिन द्रविनार के लोगों के साथ किलमार बनकर वक्त बिताया। उसके हाथ वैसा कुछ नहीं लगा। उसे इतना समझ आ चुका था कि द्रविनार बड़े खुश थे रूपांतरी रक्त देखकर। बीस्ट ने सोचा शायद ये सच में प्रकृति का खेल है।
वो एकांत में अपना रूप बदलने जाता है। वहां उसे रेंडोर मिलता है, एक वैद्य के साथ। वैद्य अपने झोले में मूत्रा लेकर राजमहल से बाहर जा रहा था। रेंडोर किलमार को देखकर उसे अपने खासे दीवान में लेकर जाता है और उससे कहता है, किलमार, वक्त आने वाला है, उन दोनों को तैयार करो, हमें रगनार महल जाना है। रूपांतरी अपने गंदे खून की भीख मांगेंगे, हम उन्हें मौत देंगे, तैयारी करो। बीस्ट जो किलमार बनकर रेंडोर के पास खड़ा था, उसे समझ आ चुका था। उसका शक बिल्कुल सही था। वो अपने सर को झुकाकर हामी भरता है और वहां से चला जाता है। बाहर निकलकर वो वैद्य को ढूंढने लगता है। 2025 कुलधरा। 8 खोपड़ियां बीस्ट के जवाब का इंतजार कर रही थी। बीस्ट उनसे कहता है, मेरा लक्ष्य, सारी चीजें बहुत धुंधली है अभी। क्या हुआ था आखिर युद्ध में? बहुत ढूंढने के बाद बीस्ट को वैद्य मिल जाता है। बीस्ट अपने असली रूप में आ जाता है और वैद्य के सामने जा खड़ा होता है। वैद्य बीस्ट को देखकर डर जाता है। वो भागने की सोचता है मगर वो हिल नहीं पाता। बीस्ट अपने शक्ति से उसे रोक रखा था। बीस्ट समझ चुका था वैद्य भी मिला हुआ है। बीस्ट उसे पकड़कर आर्यवश के राजा के पास लेकर जाता है। बताओ वैद्य, तुमने क्या किया है? श्रवील गुस्से से वैद्य के सामने धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ते हैं, उसका गर्दन पकड़ते हैं और कहते हैं, क्या किया है तुमने? दूसरी तरफ रेंडोर रगनार महल पहुंचता है। महाराज, मैंने पता लगा लिया है हमें किसने धोखा दिया था। विल्शेर रेंडोर की तरफ देखते हैं और चलते हुए उसके सामने आते हैं। कौन है वो? ये देखिए। रेंडोर भविष्यवाणी की किताब वल्शेर की तरफ करता है। वल्शेर भविष्यवाणी पढ़कर चौंक जाते हैं। उनको ये यकीन नहीं होता। क्या मैंने पहले कभी किताब में ये नहीं देखा? ये झूठ है। सारे राजाओं की भविष्यवाणी की किताबों में है महाराज। हाँ, मैं मानता हूं हमें रूपांतरी पसंद नहीं, और सिर्फ यही कारण थी आप कभी देख नहीं पाए। उस बीस्ट पर आपने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। मैं अकेला नहीं आया, सारे राजा मेरे साथ आए। धीरे धीरे महल के अंदर सारे राजा आते हैं। सब सहमति दिखाते हैं। दूसरी तरफ वैद्य सारी बात बताता है। मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मैं पूछ रहा हूं क्या किया है तुमने? मैंने सिर्फ जड़ी बनाई, रूपांतरी लोगों को खत्म करने की जड़ी, झूठी महामारी की जड़ी। ये महामारी झूठी है? हाँ महाराज। किसने करवाया है ये सब? वल्शेर के लिए ये सब विश्वास से बाहर था। रेंडोर फिर से कहता है, सिर्फ ये नहीं महाराज, वाणीपुत्र के कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, आर्यवश की सेना के साथ। उनको धरती पर बुलाने वाला और कोई नहीं, बीस्ट था। कुछ वाणीपुत्र के सिपाही जंजीरों में लिपटे महल के अंदर आते हैं और रूपांतरी कुल के खिलाफ झूठ का इस्तेमाल कर सारे राजाओं को भड़काते हैं। वल्शेर गुस्से में चीख उठते हैं, बीस्ट, मैं रूपांतरियों को खत्म कर दूंगा। अभी नहीं महाराज, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, उनके आधे से ज्यादा सेना मारे गए हैं, आधे से ज्यादा लोग भी मर चुके हैं, मगर अब भी वो बहुत ताकतवर है। हम उन पर महाचंद्र की रूप शक्ति के दिन हमला करेंगे, तब हमें जीत हासिल होगी। आपने उन्हें खोपड़ी की ताकत देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरे तरफ श्रवील जोर डालते हुए वैद्य से फिर से पूछते हैं, बताओ वैद्य, इन सब के पीछे कौन है? वैद्य बहुत डर जाता है। लड़खड़ाते हुए वो नाम लेता है, मानव वंश के
रगनार वलशेर। वैद बीस्ट की कमर में लगे हुए चाकू को छीनकर अपना गला काटता है और जमीन पर गिर पड़ता है। बीस्ट वैद के गले को पकड़कर उससे कहता है, ये झूठ है, तुमने झूठ क्यों बोला वैद? राजा श्रवील घुटनों के बल जमीन पर गिरते हैं। इतना बड़ा धोखा किस लिए? महाराज, वैद झूठ बोल रहा है। हमारे सारे लोग मारे गए हैं बीस्ट। कब तक उन मानव का तलवा चाटते रहोगे? सांप से दोस्ती नहीं की जाती बीस्ट। अब युद्ध होगा, मानव रक्त बहेगा। महाराज, इन सब के पीछे द्रविनार रेंडोर का हाथ है। तुम मेरे साथ हो या उनके? बीस्ट सोच में पड़ जाता है। वलशेर अपने महल में गुस्से से कहते हैं, मुझे उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ताकत के लिए उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया। रूपांतरी कुल का नाम मिट जाएगा इतिहास से। इसका काम शुरू हो चुका है महाराज। मैंने अपनी सेना भेजी है उनके महल में ताकि उनका जड़ हिल जाए, वो युद्ध ना कर सके। बीस्ट तेजी से राजा श्रवील को लेकर नीचे जमीन पर गिरता है। द्रविनार के सेना हवाई हमला कर चुके थे उनके महल में। बम के गोले गिरने लगते हैं, महल ध्वस्त होने लगता है। बीस्ट और राजा श्रवील छुपते हुए भागते हैं महल के अंदर। हमला जोरों से चलने लगता है। राजा श्रवील बीस्ट को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, इस हमले के बाद भी तुम उनके साथ हो? बीस्ट चीखता है, अपनी तेज आवाज से ऐलान करता है, सिपाहियों, मानव वंश ने धोखे से हमला किया है। यलगार हो। बचे हुए रूपांतरी सिपाही उन पर हमला शुरू करते हैं। बीस्ट जोर से सांस लेते हुए, मैं आपके साथ हूँ। एक नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें मिस्टर बीस्ट एंड द 8 स्कल्स का अगला अध्याय। चैप्टर 4, एक नए युद्ध की शुरुआत। बीस्ट द्रविनार के टुकड़े को मार भगाता है। हमले में कुछ सिपाही घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। आर्यवंश का महल आधा ढह चुका था। रूपांतरी के लोगों को अब एक नई जगह चाहिए थी ताकि उनके बचे कुचे सिपाही राजा श्रवील और बीस्ट शरण ले सके, बच सके, युद्ध की तैयारी कर सके। बीस्ट राजा श्रवील से कहता है, महल आधा ढह चुका है महाराज, मानो कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें कहीं कुछ वक्त के लिए छुपना होगा, हम बाहर नहीं जा सकते। मेरे पास एक जगह है बीस्ट, चलो। उनके लिए कहीं भी जाना नामुमकिन था क्योंकि पूरा मानव वंश उनके खिलाफ हो चुके थे। द्रविनार की चाल कामयाब हो गई थी। टूटे हुए महल के नीचे एक बड़ा सुरंग था। राजा श्रवील उन्हें वहां ले जाते हैं। यहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वक्त होते ही हम उन पर हमला करेंगे। 1200 सिपाही, बीस्ट और राजा श्रवील एक साथ मिलकर अपने रणनीति का चर्चा शुरू करते हैं। 2025 कुलधरा। मिस्टर बीस्ट 8 खोपड़ियों से कहता है, 1200 सिपाही, मैं और राजा श्रवील, हमारे खिलाफ पूरा मानव वंश। मैं जिन्हें अपना समझता था उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। मासूम लाशें बिछाई है उन्होंने, हमें विलुप्त होने पर मजबूर कर दिया। अब वो देखेंगे उन्होंने क्या गलती की। मिस्टर बीस्ट को सारी बातें याद आ चुकी थी। 8 खोपड़ियों ने बताया, आज ही है महाचंद्र की रूप शक्ति का रात, तुम्हें आज ही उन्हें जगाना होगा। राजा श्रवील का महल सुरक्षित है। 8 खोपड़ियां इशारा करती है। जमीन के नीचे से टूटे हुए राजा श्रवील का महल बाहर निकलता है। बीस्ट महल को देखकर 8 खोपड़ियों के सामने सर झुकाता है और महल के अंदर जाने लगता है। 8 खोपड़ियां कहती है, इस बार कोई धोखा नहीं होगा, इस बार हम भी तुम लोगों के साथ रहेंगे। विजय भवा बीस्ट। 8 खोपड़ियां धूल के तूफान के अंदर चली जाती है। तूफान धीरे धीरे हवा में मिल जाता है। कुलधरा फिर से सुनसान हो चुका था। राजा श्रवील का महल एक नया सोच का जन्म देने वाला था। दूसरी तरफ
0025 ईसा में युद्ध की तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी थी। युद्ध के लिए मानव वंश और रूपांतरी कुल के दोनों तैयार थे। राजा श्रवील बीस्ट को एकांत में बुलाकर कहते हैं, हमारी टुकड़ी कम है, मगर हम कमजोर नहीं हैं। हमें मासूम जान का बदला लेना होगा। अगर हम हार गए तो हमारा इतिहास से नाम मिट जाएगा। हम अपने हक और धोखे की लड़ाई कभी जीत नहीं पाएंगे। तुम्हारे जबान से हार की बात अच्छी नहीं लगती बीस्ट। हमें ये युद्ध जीतना होगा, उनसे बदला लेना होगा। बीस्ट सोच में पड़ जाता है। धोखे के खरोच ने दोनों तरफ के लोगों की चिंगारी को आग में बदल दिया था। क्या होगा आगे? किसकी जीत होगी? मिस्टर बीस्ट 2025 में क्या कर रहा था? राजा श्रवील का महल इतने सालों से जमीन के अंदर सुरक्षित कैसे था? युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। रगनार और आर्यवश के राजा दोनों ही धोखे के चादर में फंस चुके थे। जीत सिर्फ द्रविनार के रेंडोर की हो रही थी। चैप्टर 5 युद्ध भूमि 2025 कुलधरा। राजा श्रवील का महल। बीस्ट महल के अंदर जाता है। रोशनी बड़ी कम आ रही थी। बीस्ट का नजर दीवारों पर लगा चित्र पर गया। मानव वंश और रूपांतरी के सारे राजा उस चित्र में थे। बीस्ट ने उस चित्र को छुआ। पूरा चित्र जलने लगा, राख का ढेर बन गया। उस राख को हाथों में लिए बीस्ट छुपा हुआ एक दरवाजा खोलता है। वो सुरंग में घुसता है। उसे और भी बातें याद आने लगी। कैसे उसके घायल सिपाही उस सुरंग में ही दम तोड़ दिए थे। कुछ हड्डियां दिखी। बीस्ट उन हड्डियों को बड़ी इज्जत से हवा में उठाया। उसके रास्ते में और भी जितनी हड्डियां और कंकाल दिख रही थी, उनको वो हवा में उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। बीस्ट उसी सुरंग में है जहां वो लोग युद्ध से पहले छिपे थे। बीस्ट जमीन के अंदर बने सुरंग के चर्चा द्वार में पहुंचता है। द्वार खुलती है। बीस्ट कंकाल और हड्डियां अपने साथ द्वार के अंदर ले जाता है। 0025 ईसा से पहले चांद में ग्रहण लगना शुरू हुआ। महाचंद्र की रूप शक्ति का रात आ गया। कुलधरा की जमीन खून से लिपटने वाली थी। रेंडोर चांद को देखकर मुस्कुराता है, पीछे मुड़ता है और कहता है, महाराज समय आ गया। रेंडोर और बाकी मानव वंश के सारे राजा युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। रगनार के राजा वलशेर कहते हैं, युद्ध खत्म हो चुकी थी। आर्यवश के सारे सैनिक मरे पड़े थे। श्रवील अपने घुटनों के बल बुरे हालत में तलवार पकड़कर जमीन पर बैठे हुए थे। रगनार के राजा वलशेर अपने घोड़े में बैठे हुए 2 कदम आगे आते हैं और कहते हैं, कहां छुपा रखा है बीस्ट को? रूपांतरी गंदे खून। मैं बीस्ट को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। आर्यवश के राजा श्रवील अपने सर को धीरे से उठाते हैं और कहते हैं, बीस्ट मर चुका है। मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं। कुलधरा की जमीन में कभी किसी का बसेरा नहीं होगा। जो भी यहां बसने आएंगे कोई नहीं बचेगा। कुलधरा सिर्फ एक श्रापित जगह बनकर रह जाएगा। एक तीर उड़ते हुए श्रवील के सर में जा लगती है। श्रवील का शव जमीन पर गिरता है। वलशेर पीछे देखते हैं। रेंडोर अपने चेहरे से तीर का कमान हटाते हुए कहता है, पाखंडी। द्रविनार के रेंडोर की जय।
कहानी खत्म नहीं हुई है। युद्ध में रूपांतरी के साथ क्या हुआ वो कहना बाकी है। राजा श्रवील ने ऐसा क्यों कहा कि बीस्ट मर चुका है, इसका राज जानना बाकी है। कहानी का लेखा जोखा आपको अगले भाग में मिलेगा। जानने के लिए सुनते रहे मिस्टर बीस्ट एंड द 8 स्कल्स। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बीस्ट अपना बदला लेने जल्द ही आने वाला है। आज के वोकल्स में थे साहिल एज राजा वलशेर, रिंडोर एंड शमनाग, उमर एज मिस्टर बीस्ट एंड 8 स्कल, इमाम एज कावरक, केलमार राजा श्रवील और वैद की आवाज मैंने ही दी है। एडिशनल वोकल म्यूजिक बाय उमर। बने रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड एंड बी हेल्दी।